अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक के जो फार्माकोलॉजी पोर्शन है ना न्यूरोलॉजी के चैप्टर का, उसमें ये पार्किंसंस डिजीज़ की ड्रग्स लिखी हुई हैं। इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। पार्किंसंस डिजीज़ को हमने बहुत डिटेल से देखा था कि बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि डोपामीन जो था वो कम हो गया था पेशेंट्स के अंदर। तो हमने किसी तरह इसकी थेरेपी में यही करना होता है कि हम वो जो कम हुआ हुआ है डोपामीन उसका लेवल बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डोपामीन कहाँ से आता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा से। सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन आता है, और अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन ना आए तो दैट लीड्स टू पार्किंसंस डिजीज़। तो स्ट्राइटम का जो पोर्शन है वो बेसिकली ये बना रहा होता है, और ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मल बैलेंस होता है कि डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का। अगर डोपामीन ज़्यादा है तो एसिटाइलकोलिन कम होता है, और अगर एसिटाइलकोलिन कम हो तो डोपामीन ज़्यादा हो जाता है। तो इसका बैलेंस जो है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, फिर ही स्मूथ मूवमेंट हो सकती है बॉडी की। लेकिन अगर ऐसा हो कि पार्किंसंस डिजीज़ में जब सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर से डोपामीन नहीं आता, तो उसके रिजल्ट में जब डोपामीन कम होता है तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, और मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। अब पेशेंट्स पार्किंसंस डिजीज़ के क्या हैं, ब्रेडिकाइनेसिया में है, रिजिडिटी है, उनको रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, पोस्टरल इंस्टेबिलिटी है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना होता है, हम मूवमेंट को किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम पेशेंट्स को डोपामीन उनकी बॉडी में बढ़ाएं, ताकि उनकी जो मूवमेंट्स हैं, वो जो बूढ़े लोग हो गए हैं तो उनकी मूवमेंट्स जो है वो ठीक हो जाएं। तो हम किस तरह से डोपामीन का लेवल बढ़ाते हैं या एसिटाइलकोलिन का लेवल कम करते हैं, इसके लिए हम 5 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं। उसके लिए या तो हम ये करते हैं कि हम उनको फेक डोपामीन दे दें, मतलब डोपामीन तो ना हो लेकिन हम उनकी बॉडी में कुछ ऐसे डोपामीन से मिलते जुलती चीज़ें दें, फेक वर्कर्स दे दें। दूसरा ये है कि या तो हम उसको डोपामीन ना दें, हम डोपामीन का प्रिकर्सर दे दें जिसको एल डोपा कहते हैं, वो बॉडी में जाके खुद ही डोपामीन बना दे। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम डोपामीन की जो बनी हुई है अमाउंट उसको ब्रेक डाउन होने से बचाएं। और चौथा ये है कि हम डोपामीन का रिलीज़ बॉडी में ज़्यादा करा दें। और पांचवा ये है कि हम एसिटाइलकोलिन को कम कर दें। तो उसके लिए डिफरेंट ड्रग्स हैं। फर्स्ट आर द डोपामीन एगनिस्ट। इसमें क्या होता है, हम ड्रग्स यूज़ करते हैं प्रेमीपेक्सोल, प्रोपिनोरोल एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये सारी ड्रग्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि इन्होंने डोपामीन एगनिस्ट के तौर पे एक्ट करना होता है। इन्होंने डोपामीन के रिसेप्टर को जाकर स्टिमुलेट करना होता है। जहाँ पे डोपामीन स्टिमुलेट कर रहा होता है अपने रिसेप्टर को, ये जाकर स्टिमुलेट करते हैं। इनको हम यंगर पेशेंट्स में और अर्ली पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनके क्या होते हैं कि जब हम ये डोपामीन एगनिस्ट देते हैं पेशेंट्स को, तो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स जिसमें गैम्बलिंग, शॉपिंग, हाइपर सेक्सुअलिटी आ जाती है, हेलुसिनेशंस, कन्फ्यूजन, स्लीप अटैक्स एंड पोस्टरल हाइपोटेंशन। तो टू मच डोपामीन मेक्स द पेशेंट्स इम्पल्सिव। दूसरी जो कैटेगरीज आती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि बॉडी में एल डोपा दे देते हैं, क्योंकि डोपामीन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर हम पेशेंट को डोपामीन देंगे तो वो तो ब्रेन में जा ही नहीं सकता, क्रॉस ही नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो हम एल डोपा देते हैं। एल डोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर जाता है, और डोपा डीकार्बोक्सिलेज जो होता है इस एल डोपा को कन्वर्ट कर देता है डोपामीन में। प्रॉब्लम ये है इस एल डोपा की कि एल डोपा जब ये ब्रेन में जाता है तो इसने एल डोपा ने जो है जाके क्या करना होता है कि पेरिफेरली भी ये एल डोपा जो है डोपामीन में कन्वर्ट होने लग जाता है। ना सिर्फ ब्रेन में बल्कि पेरिफेरल भी डोपामीन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से ये साइंस आते हैं नौजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन। और ड्रग ब्रेन में इतनी पहुंचती नहीं है जितनी पेरिफेरली वो पर करने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन कि हम उसके पेशेंट को एल डोपा के साथ कार्बिडोपा दे देते हैं। कार्बिडोपा क्या करता है, ये डोपामीन की पेरिफेरल जो कन्वर्जन है ना एल डोपा की डोपामीन में, वो नहीं होने देता, जिसकी वजह से एक तो ये सिम्टम्स जो आ रहे थे नौजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, ये भी चले जाते हैं। और दूसरा ये कि डोपामीन जो है वो ब्रेन में भी चला जाता है, ज़्यादा सेल डोपा जो है ब्रेन में जाता है और वहाँ पे जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन कार्बिडोपा के भी साइड इफ़ेक्ट्स है कि ये नौजिया, वॉमिटिंग, हेलुसिनेशंस, पोस्टरल हाइपोटेंशन करवा सकता है। ये आपके एमसीक्यू है, पोस्टरल हाइपोटेंशन।
और लॉन्ग टर्म ऑन ऑफ फिनोमेना होने लग जाता है। ऑन फिनोमेना और ऑफ फिनोमेना क्या होता है? ऑन में मतलब पेशेंट जो है वो अच्छा हो जाता है और ऑफ में वो बुरा हो जाता है। मतलब ऑन में उसकी हालत ठीक हो जाती है पेशेंट की मूवमेंट्स वगैरह, और ऑफ में जो है वो उसकी मूवमेंट्स ख़राब होने लग जाती हैं, तो फ्लक्चुएशन आने लग जाती है, कभी पेशेंट ठीक है कभी नहीं, कभी ठीक है कभी नहीं। तो फिर हमारे और भी ड्रग्स होते हैं जिसमें ये है कि हम डोपामीन जो ऑलरेडी बॉडी में बना हुआ है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होने देते। उसके लिए क्या है, वी हैव मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी एंड COMT, ये दोनों जो है ना हमारे हैं। इनमें कौन से ड्रग्स आते हैं? MAO-B इनहिबिटर्स में आते हैं सलेजिलिन, रज़ागलिन। ये क्या करते हैं? डोपामीन को ब्रेक डाउन होने नहीं देती। मोनोमाइन ऑक्सीडेज ने क्या करना था? इसमें डोपामीन को ब्रेक डाउन कर देना था। तो जब हम इसके इनहिबिटर्स दे देंगे तो डोपामीन ब्रेक डाउन नहीं होगा। और COMT इनहिबिटर्स में क्या होता है? एंटेकापोन। एंटेकापोन जो होता है ये COMT इनहिबिटर्स में आता है और पेरिफेरली, और एक होता है टॉल्कापोन। टॉल्कापोन सेंट्रली भी वर्क करता है और पेरिफेरली भी वर्क करता है। टॉल्कापोन का ये है कि लिवर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो हम ज़्यादा इंटेकापोन यूज़ कर रहे होते हैं। और इंटेकापोन जो है ना यूरिन का कलर ख़राब कर देता है, तो ये भी आपका MCQ है। तो इन्होंने बेसिकली क्या करना होता है, इन्होंने डोपामीन की मेटाबॉलिज्म को रोकना होता है ताकि डोपामीन ब्रेकडाउन ना हो। इसमें से जो इंटेकापोन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, जबकि टॉल्कापोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इस वजह से इसके सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कि हम डोपामीन की रिलीज़ को ज़्यादा कर दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एमेंटाडीन देते हैं। एमेंटाडीन क्या करता है, ये डोपामीन की रिलीज़ को भी ज़्यादा करता है और रीअपटेक जो है उसको भी इनहिबिट करता है, ताकि नर्व टर्मिनल में से ज़्यादा डोपामीन निकले और कम से कम डोपामीन जो है वो रीअपटेक हो, ताकि डोपामीन की लेवल बढ़े। तो ये हम तब यूज़ करते हैं एमेंटाडीन जब हम लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया को ट्रीट करना हो, कि लीवोडोपा जो एल डोपा हम दे रहे थे उसकी वजह से डिस्काइनेसिया हो रहा था, कभी ऑन ऑफ फिनोमेना, तो हम ये दे के एमेंटाडीन जिसमें डोपामीन का लेवल बढ़ाएगा तो वो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो एमेंटाडीन एड्स डोपामीन। नेक्स्ट इज़ कि हम एसिटालीन को कम कर दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ड्रग्स यूज़ करेंगे बेंजट्रोपिन एंड ट्राईहेक्सफेनिडील। ये क्या होते हैं, ये एंटी मस्करीनिक एजेंट्स होते हैं। जो ट्रेमर एंड रिजिडिटी के साइंस आ रहे होते हैं ना पार्किंसंस डिजीज़ में, कि रेस्टिंग ट्रेमर्स और रिजिडिटी, उसके लिए जो है ये अच्छा होता है। लेकिन जो ब्रेडिकाइनेसिया है, मतलब मूवमेंट स्लो हुई है, उसके लिए ये सही नहीं है। सिर्फ ट्रेमर और रिजिडिटी के जिनको साइंस आ रहे हैं उनके लिए हम ये एंटी पार्किंसनिजम्स ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या समझ आई कि हम डोपामीन को किस तरह से कर रहे हैं ज़्यादा? एक तो हम एल डोपा दे सकते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और उसका प्रिकर्सर होता है डोपामीन का, ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो हम पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकने के लिए कार्बिडोपा देते हैं। फिर डोपामीन है, उसके एगनिस्ट हैं प्रामिपाक्सोल रोपिनारोल जो रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे। MAO इनहिबिटर्स और COMT इनहिबिटर्स हैं जो डोपामीन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेंगे। MAO-B इनहिबिटर्स में सेलेजिलिन, रेज़ागिलिन है, और COMT इनहिबिटर्स में एंटेकापोन और टॉल्कापोन है। टॉल्कापोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है जबकि एंटेकापोन नहीं कर सकता। और चौथा हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम डोपामीन की जो है वो रिलीज़ को या अपटेक को कम करने के लिए, रिलीज़ को ज़्यादा करने के लिए, रीअपटेक को कम करने के लिए एमेंटाडीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ गए। उसके बाद हम आते हैं ट्रिप्टैन्स की तरफ, ठीक है। ये माइग्रेन के लिए, माइग्रेन की हमने बहुत डिटेल से बात की थी, तो माइग्रेन की ट्रीटमेंट भी हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने हेडेक्स का चैप्टर डिस्कस किया था न्यूरोलॉजी फर्स्ट एड USMLE बुक से। तो हमने वहाँ से ये देखा था कि माइग्रेन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेट होती है और वो इनहिबिटरी इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज़ करती है, जिसमें सब्सटेंस P और CGRP हैं जो मेनिंजियल ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, और ये डायलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, थ्रॉबिंग पेन होती है माइग्रेन की। तो हम एक ड्रग यूज़ करते हैं सुमाट्रिप्टॉन। ट्रिप्टॉन्स जो हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, माई मदर ऑल्सो हैज़ माइग्रेन हिस्ट्री एंड शी यूजेस ट्रिप्टान्स। तो ट्रिप्टान्स में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो जो ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही थी मेनिंजियल, जिनकी वजह से पेन हो रही थी, और वो सब्सटेंसेस जो रिलीज़ हो रहे थे, उनके लिए ये एगनिस्ट है हमारे सेरोटोनिन रिसेप्टर का। इसने क्या करना होता है, इसने हमारी वो जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही थी उनको कंस्ट्रक्ट करना होता है, ट्राइजेमिनल नर्व की एक्टिवेशन को इनहिबिट करना होता है,
और ये जो CGRP और अदर वेजोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं उनके रिलीज़ को कम करना होता है। तो ट्रिप्टान्स ट्रिप द माइग्रेन विद सेरोटोनिन। अब यूज़ कहाँ होता है ट्रिप्टान्स का? एक्यूट माइग्रेन अटैक में और क्लस्टर हेडेक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्रिवेंशन के लिए जब अभी अटैक नहीं आया, हम प्रिवेंट करने के लिए तो इंड्रॉल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब एपिसोड आ गया माइग्रेन का, अब माइग्रेन शुरू हो गया, एक्यूटली हम फिर ट्रिप्टॉन्स यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट्स को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वेजोस्पैस्टिक प्रिंस मेटल एंजाइना है, प्रीवियस स्ट्रोक और सिग्निफिकेंट वास्कुलर डिजीज़ का है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उनके अंदर हम ये ट्रिप्टॉन्स यूज़ नहीं करते। अब ट्रिप्टॉन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रिप्टॉन्स जो है ये चेस्ट टाइटनेस करते हैं, कोरोनरी वेजोस्पैज्म करते हैं। तो इस वजह से अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़ है तो उनके अंदर हम ट्रिप्टॉन्स यूज़ नहीं कर सकते। ट्रिप्टॉन्स पैरास्थीसियास कराते हैं, डिजीनेस, फ्लशिंग कराते हैं और सेरोटोनिन सिंड्रोम तब करवा सकते हैं अगर हम ट्रिप्टॉन्स को SSRIs या SNRIs या इम्यून इनहिबिटर्स के साथ लें, क्योंकि ये भी सेरोटोनिन को ज़्यादा करते हैं। तो ट्रिप्टॉन्स भी सेरोटोनिन जो है उसके ऊपर ऐड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये हमारे माइग्रेन का ट्रीटमेंट और पार्किंसंस डिसीज़ का ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अभी हम इसके MCQs डिस्कस करते हैं। मैं आपको MCQ सॉल्व करवाती हूँ। एंटी पार्किंसन ड्रग्स में देखें, ब्रोमोक्रिप्टीन रिवर्सेस द एमेनोरिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ब्रोमोक्रिप्टीन क्या करता है? ये एक्ट करता है एज डोपामीन एगनिस्ट। ये क्या करता है? डोपामीन का लेवल ज़्यादा करता है और इस जिसकी वजह से जब डोपामीन ज़्यादा होता है प्रोलैक्टिन कम होता है, और प्रोलैक्टिन कम होता है तो एमेनोरिया वगैरह ट्रीट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रोलैक्टिन जब भी हार्मोन ज़्यादा होना बॉडी में, तो जैसे लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं तो FSH और LH का लेवल वो कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती और फिर एमेनोरिया रहता है। लेकिन जब प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो, जब हम ब्रोमोक्रिप्टीन देते हैं तो प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एमेनोरिया ट्रीट हो जाता है। इसी वजह से एमेनोरिया के लिए ब्रोमोक्रिप्टीन हेल्प कर रहा होता है। फिर आता है L-डोपा इज़ कम्बाइंड विद कार्बिडोपा इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। क्यों हम L-डोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं? टू इनहिबिट द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लिवोडोपा। उसके बाद आता है MCQ, लिवोडोपा टेकन बाय पार्किंसन पेशेंट विल डिक्रीज। तो लिवोडोपा जब वो ले रहा होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ पार्किंसन ड्रग लिवोडोपा इज़। लिवोडोपा क्या करा रहा था? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये आपका MCQ है। उसके बाद 65 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, उसको पार्किंसनिज्म है और वो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ले रही है। कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कराती है? मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीटोक्लोप्रामाइड जो होती है ये क्या करवा रही होती है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ओके। उसके बाद कार्बिडोपा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट रिड्यूसेस द पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा इंक्लूडिंग नोजिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियास। क्यों? ड्यू टू प्रिवेंट, बिकॉज ये क्या करिए थे? प्रिवेंट पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ L-डोपा, ठीक है। तो ये MCQ देखिए किस तरह आता है। पेशेंट एंटी पार्किंसन ड्रग पे है, उसका डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन हो गया है, तो कौन सा ड्रग है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एंटाकापोन। तो ये आपका MCQ है। फिर कहते हैं पेशेंट पार्किंसन डिजीज का है, उसको कूम्स पॉजिटिव हेमोलिटिक एनीमिया है, तो कौन सी एंटी पार्किंसन ड्रग जो है वो साइड इफेक्ट कराती है? तो याद रखना लीवोडोपा कराती है। लीवोडोपा जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज जो है RBCs एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक एंटी पार्किंसन डिजीज थेरेपी and its MCQs. Along with I discussed the triptans which are used in migraine treatment.